गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल माधव एस्पायर। और आज हम कवर करेंगे 8 नवंबर के करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले करंट अफेयर से। पहला करंट अफेयर है कि दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्चेस पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड फॉर फ्री बस राइड्स, हु कैन अवेल, हाउ टू रजिस्टर एंड ऑल ऑफ यू नीड टू नो व्हाट। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड। अब ये सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड क्या है कि जो भी फीमेल्स और जो ट्रांसजेंडर है अबाउट 12 ईयर्स और उससे ज़्यादा वाले जो फीमेल्स और ट्रांसजेंडर्स हैं उनको फ्री बस राइड मिलेगी, फ्री गवर्नमेंट बस राइड। कोई मतलब उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा टिकट के लिए, और जो टिकट होंगी वो भी डिजिटली होंगी, ना कि ट्रेडिशनल वे से जो ऑफलाइन टिकट्स ली जाती हैं। डिजिटली उनकी टिकट्स होंगी। और साथ में जिनकी एज जो फीमेल्स और ट्रांसजेंडर की एज 12 ईयर्स से ज़्यादा या फिर 12 ईयर्स हैं उनको फ्री बस राइड की जाएगी, और ये होगा दिल्ली में। दिल्ली की गवर्नमेंट ने ये चीज़ लॉन्च की है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम चलते हैं अपनी सेकंड न्यूज़ पे। सेकंड न्यूज़ है कि इंडिया इंक्रीजेज इट्स टैली ऑफ रामसर साइट्स टू 94 विद बिहार एडिंग वन मोर वेटलैंड इन द ग्लोबल लिस्ट। अच्छा, अब हमें पता होना चाहिए कि वेटलैंड क्या है। वेटलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर वेटलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर वाटर और लैंड इकट्ठा हो। वाटर एंड लैंड मतलब इकट्ठा अबाउट कोई एक कीचड़ जैसी सिचुएशन हो। जो कीचड़ जैसी सिचुएशन है उसको हम बोलेंगे वेटलैंड। ठीक है, और ऐसे ही जो वेटलैंड्स होते हैं यहाँ पर ना अलग अलग टाइप ऑफ स्पीशीज़ आती हैं। जैसे अलग अलग टाइप्स ऑफ स्पैरोज आती हैं, अलग अलग टाइप ऑफ पिजन्स आते, मतलब ऐसे बर्ड्स आते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि जिनकी स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा कम है, जिनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंदर आते हैं। तो ऐसी एक 94th जगह, इससे पहले 93 रामसर साइट थी। ठीक है, अब इसके बाद ये 94th जो रामसर साइट है जिसको हम वेटलैंड भी बोलते हैं, वो हमें हमारी बिहार के अंदर, बिहार के अंदर कौन सी है, इसका नाम है गोगा बील लेक, जो कि लोकेटेड है कटिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, गोगा बील लेक जो कि कहाँ है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि रामसर साइट्स का नंबर 94 हो गया, और 94 साइट का नाम क्या है, गोगा बील लेक, जो कि कटिहार डिस्ट्रिक्ट जो कि बिहार में है वहाँ पे है। ठीक है, तो ये थी हमारी सेकंड न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी थर्ड न्यूज़ पे। थर्ड न्यूज़ है कि रिमूव स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अब अभी दिल्ली में पीछे एक प्रोटेस्ट चल रहा था कि वहाँ से जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि स्ट्रे डॉग्स के कारण बहुत लोगों को नुकसान हो रहा है। क्योंकि जो कुछ स्ट्रे डॉग्स ऐसे होते हैं जो कि लोगों को काटते हैं, उनके काटने से रेबिस फैलता है। बट लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, एनिमल लवर हैं, और साथ ही साथ वो एनिमल्स को सपोर्ट करते हैं एज ए ह्यूमन। एज ए ह्यूमनली नेचर उनका एनिमल्स के टुवर्ड्स एक गुड जेस्चर है। तो वहीं पर लेकिन इसके कारण बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि उनको जो ये डॉग्स हैं वो काट रहे हैं, उसके कारण उनको रेबीज होने का खतरा हो सकता है। अब यही है कि इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्ट्रे डॉग्स को हटा दीजिए पब्लिक प्लेसेस से। बट लेकिन कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उन्हीं प्रोटेस्ट के कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको ऐसी जगहों पर ना रखा जाए, उनको ऐसी जगह से शिफ्ट कर दीजिए, ऐसी जगहों पर जहाँ पर भीड़ कम है। क्योंकि अगर भीड़ ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लोगों को काटने का खतरा हो सकता है। तो ऐसे स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स ऐसी जगहों पर स्ट्रे डॉग्स को कम से कम कर देना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। इसके अलावा एक और सोल्यूशन है कि जो जो ऐसे डॉग्स हैं उनकी स्टरलाइजेशन करवा दी जाए, मतलब कि उनको इंजेक्शंस लगा दीजिए, जिसके कारण वो और बेबीज़ पैदा ना कर सकें और डॉग्स को रिप्रोड्यूस ना कर सकें। तो स्टरलाइजेशन करने के कारण भी फिर वो कहीं भी रह सकते हैं, ज़्यादा खतरा नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी थर्ड न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी फोर्थ न्यूज़ पर। फोर्थ न्यूज़ है, विद प्रोजेक्ट सन कैचर गूगल जॉइन्स द क्लब टू पुट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर्स इन स्पेस बट फिजिबिलिटी रिमेन्स अ चैलेंज। अच्छा, अब हमें पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट सन कैचर क्या है। प्रोजेक्ट सन कैचर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर गूगल ने ज्वाइन किया। गूगल ने क्या ज्वाइन किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज़ करना, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान है, ठीक है, उसके पास जैसे गूगल क्या एक प्लेटफॉर्म है जीमेल, तो उसके जीमेल है, गूगल फोटोज़ है, गूगल जीमेल है, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो जैसे हम सबके पास अपनी एक पर्सनल मेल है। ठीक है, तो जो उस मेल में जो हमें मेल आती है, हम मेल भेजते हैं, उसका डाटा कहाँ है। जैसे हमारे पूरे अर्थ में कुछ डाटा सेंटर्स होते हैं, तो हम जो भी मेल भेजते हैं या फिर जो भी कोई चीज़ करते हैं, उसका डाटा सेंटर में उसका एक रिसोर्स पड़ा रहता है। तो वहीं अब गूगल ने क्या किया, गूगल ने सोचा है कि वो
यही जो डाटा सेंटर्स हैं उसको स्पेस में बनाएगा विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। जिसके कारण स्पेस में बनाएगा और जिनके कारण जो उनकी अर्थ की स्पेस है वो कम होगी और वो सारा काम डिजिटली कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू जो उन्हें काम मैनुअली करना पड़ता था, ठीक है। तो यही 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 है प्रोजेक्ट सन कैचर। प्रोजेक्ट सन कैचर में ऐसा क्या है, प्रोजेक्ट सन कैचर में एक ऐसा ये AI पावर्ड इनिशिएटिव है जिसमें जो डाटा सेंटर्स है वो स्पेस में बनेंगे और जिसमें कंटिन्यूस सोलर एनर्जी यूज़ होगी। अब कंटिन्यूस सोलर एनर्जी का मतलब क्या है कि जितना भी काम होगा वो सन की जो सोलर लाइट्स हैं उससे होगा। सोलर एनर्जी अब जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा क्लीन एनर्जी होती है। तो वहीं जो डाटा सेंटर जो अर्थ पे हैं वहाँ पर कोल का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो उससे पोल्यूशन बहुत होता है। लेकिन वहीं पे जब सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाएगा तो वहाँ पे बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं होगा और एक सेफ़र और ग्रीनर एनवायरनमेंट होगा अर्थ का, ताकि हम ताकि आगे वाली जनरेशन्स को फ़ायदा हो। इसलिए ये चीज़ गूगल ने सोचा है कि वो AI में डाटा सेंटर्स बनाएँगे और इसी प्रोजेक्ट को हम बोल रहे हैं प्रोजेक्ट सन कैचर, ठीक है। तो ये थी हमारी 4th न्यूज़। अब इसके बाद हम चलेंगे अपनी 5th न्यूज़ पे। 5th न्यूज़ है कि चाइना लॉन्चेस न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर फूजियान एज इट सीक्स टू प्रोजेक्ट पावर। अच्छा, अब हमें पता है चाइना एक ऐसा देश है जो कि डिफेंस के मामले में बहुत आगे है, डिफेंस की टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसका मेन काम है जो उनका मेन जो है उनकी नेवी है वो अभी आजकल अपनी नेवी को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। नेवी में बहुत सारे न्यू शिप्स ऐड कर रहे हैं। वैसे उन्होंने अपनी एक न्यू शिप जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप शिप है। एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप शिप का मतलब क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप शिप का मतलब है कि ऐसी शिप जिसके ऊपर आप एयरप्लेन को उतार सकते हो और उसके बाद एयरप्लेन को लॉन्च भी कर सकते हो, तो ये होती है एयरक्राफ्ट कैरियर शिप। तो उन्होंने एक नई एयरक्राफ्ट कैरियर शिप की बना ली है जिसका नाम है फूजियन, ठीक है। तो वहीं इंडिया के पास कितनी एयरक्राफ्ट कैरियर शिप है? पहले इंडिया के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर शिप होती थी, INS विराट, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। लेकिन अब INS विराट जो है वो डीकमीशन हो गई है और उसकी जगह अब हमारे पास सिर्फ INS विक्रमादित्य जो कि इंडिया ने रशिया से ली थी और INS विक्रांत जो कि इंडिया ने खुद बनाई है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग एक और एयरक्राफ्ट कैरियर शिप बनाने का हमने सोचा हुआ है, लेकिन अभी हमारे पास उसके लिए बजट नहीं है, तो उसका नाम है INS विशाल, ठीक है। तो अगली जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर शिप बनेगी उसका नाम होगा INS विशाल, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद अब चाइना ने अपनी जो एयरक्राफ्ट कैरियर शिप फूजियान है ये क्यों बनाई है? क्योंकि चाइना का मेन काम है कि वो इंडो पैसिफिक रीजन पर अपना कब्जा कर ले। इंडो पैसिफिक रीजन वो वाला रीजन है जहाँ पर इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन आता है। तो वहीं इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में जैसे जैसे वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ अपनी सीमा बढ़ाता रहेगा ये चाइना, तो फिर चाइना के पास बाकी नेशंस के पास जो उनका काम है वो बढ़ता जाएगा। वो बाकी नेशंस के तो ईजिली ट्रेड कर पाएंगे इंडियन और पैसिफिक ओशन में। तो इसलिए जो जैसे हमारे क्वाड जैसे ग्रुप हैं जिसमें USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आते हैं, तो ये कंट्रीज़ मिलके अपनी अपनी नेवीज़ को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। इसके अलावा अगर हम जो इंडियन नेवी है उसका एक और चीज़ देखा जाए कि जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो इंडिया ने जो INS विक्रांत है हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर शिप, वो उन्होंने अरेबियन सी में प्लेस किया हुआ था, ताकि जब अगर कुछ ज़्यादा लड़ाई बढ़ जाती है तो इंडिया अरेबियन सी के थ्रू अपने एयरप्लेन्स जो हैं वो कि जो INS विक्रांत के थ्रू जा सकें और कराची जो कि पाकिस्तान में वहाँ पर अटैक कर सकें, ठीक है। तो ये थी हमारी चाइना और इंडिया से रिलेटेड इंडियन नेवी के ऊपर ये न्यूज़ एयरक्राफ्ट कैरियर शिप के ऊपर। इसके बाद एक स्टैटिक न्यूज़ इसमें इसी न्यूज़ में एक स्टैटिक न्यूज़ है कि सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर शिप कौन से देश के पास है? तो ये सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर शिप USA के पास है, उसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर शिप है। और वहीं चाइना की बात की जाए, चाइना के पास अब 3 हो गए हैं और जो इंडिया के पास 2 हैं, क्योंकि INS विराट जो है वो डीकमीशन हो गया था, तो अब हमारे पास सिर्फ INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत ही हैं, ठीक है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि पहले के टाइम जैसे US के पास बहुत सारी शिप हैं, लेकिन इसमें से कुछ शिप जो है ना वो पुराने टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी पे यूज़ करती हैं। जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी वो क्या थी? स्टीम कैटापुल्ट टेक्नोलॉजी, जिसमें वो स्टीम का यूज़ करके इस शिप को चलाया जाता था। लेकिन आज के टाइम पर या फिर मतलब हम बोल सकते हैं जो स्टीम का यूज़ करके जो एयरप्लेन लॉन्च होता था वो किया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च होता है। जो अब न्यू शिप जैसी जो फूजियन शिप है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च होता है विद द हेल्प, मतलब कि समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड का इकट्ठा यूज़ किया जाता है, जिसके कारण एक बढ़िया और एक अच्छा लॉन्च होता है, ठीक है। तो ये थी हमारी 5th न्यूज़। अब इसके बाद हम चलेंगे अपनी 6th न्यूज़ पे। 6th न्यूज़ है कि US मिलिट्री प्लान्स टू एस्टैब्लिश प्रेजेंस एट एन एयरबेस इन डमस्कस सेज सोर्सेज। अच्छा, अब हम बताओ ये डमस्कस कहाँ पे है? अब हमारी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है उसी में एक कंट्री आती है सीरिया। सीरिया के अंदर ही है डमस्कस और सीरिया की कैपिटल का नाम ही है डमस्कस। अब जो सीरिया है सीरिया आती है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, ठीक है। तो अभी कुछ सोर्सेज बोल रहे हैं कि जो US की मिलिट्री है वो प्लान कर रही है टू इस्टेब्लिश एन एयरबेस इन डमस्कस। अब USA एक ऐसी कंट्री है
जिसका सबसे बड़ा दोस्त है इज़राइल, ठीक है? और इज़राइल भी मिडल ईस्ट वाली कंट्रीज़ के बीच में ही आता है, ठीक है? और वहीं पे सीरिया वो भी मिडल ईस्ट में आता है, और जो इज़राइल और सीरिया हैं वो आपस में नेबर हैं, लेकिन ये बहुत बड़े दुश्मन हैं। मतलब जो इज़राइल और सीरिया हैं वो आपस में बहुत बड़े दुश्मन हैं। तो पुराने टाइम में इज़राइल और अभी के टाइम में इज़राइल और सीरिया के बीच में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है गोलन हाइट्स। अब ये जो गोलन हाइट्स है ये एक टाइप ऑफ माउंटेन है, और जो इज़राइल है वो बना कैसे था, उसने अपनी जो नेबर कंट्रीज़ है उसके साथ लड़ के वहाँ की ज़मीन हथिया ली थी, और इसलिए इज़राइल बना हुआ है। इसलिए इज़राइल अभी बाकी नेशंस के मुकाबले ज़्यादा बड़ा है, अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के मुकाबले ज़्यादा बड़ा है, ठीक है? तो इसलिए इज़राइल बना था। इज़राइल ने गोलन हाइट्स पर भी अपना कब्ज़ा कर लिया था, ठीक है? तो अब हमें पता होना चाहिए कि गोलन हाइट्स पर कब्ज़ा कैसे हुआ था। गोलन हाइट्स पर कब्ज़ा हुआ था 1967 में। 1967 में 6 डे वॉर हुई थी, जिसके अंदर इज़राइल ने सीरिया को हराकर गोलन हाइट्स पर कब्ज़ा कर लिया था, ठीक है? तो ये हमें पता होना चाहिए। तो अभी इसमें यूएसए का क्या रोल है? यूएसए का रोल है कि वो अपना दमिश्कस जो कि सीरिया में, वहाँ पर अपना एक एयरबेस बनाने वाले हैं। अब वो एयरबेस क्यों बनाने वाले हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जो सीरिया और इज़राइल की लड़ाई है वो ख़त्म करा सकें। अब सीरिया और इज़राइल की लड़ाई ख़त्म करवा के यूएसए को क्या फ़ायदा? यूएसए को ये फ़ायदा है कि यूएसए का जो एयरबेस बनेगा सीरिया में, उसके थ्रू वो बाकी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ पर नज़र रख पाएँगे। उसके अलावा वो ईरान, जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके ऊपर नज़र रख पाएँगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि यूएसए ऐसे ही एक अच्छा काम नहीं कर रहा। यूएसए बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक है। वो अपने फ़ायदे के लिए ये दिखा रहा है कि वो एक अच्छा काम कर रहा है, वो इज़राइल और सीरिया की फ्रेंडशिप करवा के। लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ये जो हमने न्यूज़ पढ़ी, इसी के ऊपर यूपीएससी के आईएएस के प्रीलिम्स 2015 में एक क्वेश्चन आया था। द एरिया नोन एज गोलन हाइट्स समटाइम्स अपीयर इन द न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इवेंट्स रिलेटेड टू। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करूंगा। द एरिया नोन एज गोलन हाइट्स समटाइम्स अपीयर इन द न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इवेंट्स रिलेटेड टू। अब हमें पता नहीं चाहिए गोलन हाइट्स को, एक जो ऐसा एरिया है वो कहाँ अपीयर होता है न्यूज़ में, जो हमारे आजकल कंटेक्स्ट, जो हमारे इवेंट्स चल रहे थे 2015 के टाइम पे। तो इसके 4 ऑप्शन थे: सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल अफ्रीका। मैंने बताया ये जो गोलन हाइट्स है ये मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के बीच में आता है, क्योंकि ये इज़राइल और सीरिया के बीच में आता है। तो ये वो कौन सा रीजन है? मिडल ईस्ट वाला रीजन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता मिडल ईस्ट, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब इसके बाद चलते हैं हम आज की अपनी लास्ट न्यूज़ पर। आज की लास्ट न्यूज़ क्या है कि सेंटर सेज राइट टू वोट डिफरेंट फ्रॉम फ्रीडम ऑफ वोटिंग। अच्छा, अब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि राइट ऑफ वोट एक अलग चीज़ है और फ्रीडम ऑफ वोटिंग एक अलग चीज़ है। अब राइट ऑफ वोट कैसे अलग चीज़ है कि जो राइट ऑफ वोट है कि हम सब वोट देंगे, ये है राइट ऑफ वोट। राइट ऑफ वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि ये राइट है। ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि सभी को ये मिलेगा कि सभी वोट कर पाएंगे, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में आता है? पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में ये लिखा हुआ है, और इसका जो सेक्शन 67 है उसमें लिखा हुआ है कि राइट टू वोट देना ज़रूरी है, ठीक है? बट लेकिन ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए। तो राइट टू वोट क्या है कि सभी को वोट देना चाहिए। और फ्रीडम ऑफ वोटिंग क्या है? फ्रीडम ऑफ वोटिंग आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में। और फ्रीडम ऑफ वोटिंग है कि हमारी चॉइस है कि हम किसी को भी वोट दे सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। हम चाहे कांग्रेस को वोट दें, हम चाहे बीजेपी को वोट दें, हमें कोई रोक नहीं सकता। तो ये है हमारी फ्रीडम ऑफ वोटिंग, ठीक है? तो इन दोनों के बीच हमें फ़र्क पता चला। तो और यही है हमारी आज की लास्ट न्यूज़। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।